नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मुख्य पेपर के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिएगा, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। आपके जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर है साथियों, या रीट का जो मुख्य पेपर है, फरवरी 2023 में 4 और 5 फरवरी को आपकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें लेवल 1 में भी साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे और लेवल 2 में भी साइकोलॉजी के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके सिलेबस दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। लगभग 4 से भी कम महीने आपके पास वर्तमान में बचे हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है मित्रों? जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। तो विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से और वन मानुषों से। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर देना है। 1/3 आपके माइनस मार्किंग रहेगी। अगर आपके एक प्रश्न गलत होता है तो 1/3 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे साथियों, ठीक है, एक प्रश्न के। तो देखो, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर किया और कोहलर गेस्टाल्टवादी था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया जिसमें प्रयोग किस पर किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, मतलब वन मानुष पर। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 1 में सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक पुस्तक के लेखक है। स्किनर ने लिखी, थॉर्नडाइक ने लिखी, पावलोव ने लिखी या CL हल ने लिखी? देखो, प्रश्न संख्या 2 में पुस्तक का नाम यहाँ पर दे रखा है और ये पूछ रहा है कि भाई ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, थॉर्नडाइक ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नहीं लिखी, ना ही पावलोव ने, बल्कि BF स्किनर, ब्रूसस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइज्म नामक की पुस्तक लिखी थी। तो विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांतों का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, अल्फ्रेड बिने को, गार्डनर को और गिलफोर्ड को? देखो, बुद्धि का सिद्धांत, देखो बुद्धि के सिद्धांतों की अगर हम बात करें, भाई सीखने के अलग सिद्धांत है, अभिप्रेरणा के अलग सिद्धांत है, बालक के बाल विकास के अलग सिद्धांत है और बुद्धि के अलग सिद्धांत है। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है, इसमें बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। साथियों, कौन सा सिद्धांत दिया था? एक तत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड बिने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया था बुद्धि से संबंधित। ये जो वीडियो है आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी काफ़ी उपयोगी है साथियों। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अब आपके आ ही चुका है, सेकंड ग्रेड में भी उपयोगी है और साथ ही रीट मेंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो बुद्धि के सिद्धांतों का जनक किसको कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। विकल्प आपके जो 2 है, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण और इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 4 में बताओ कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो, प्रश्न को थोड़ा समझना और फिर इसका सही उत्तर देना है। तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। मैंने आपसे कई बार बोल रखा है कि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु, मतलब उसको जो कलर है काला, एक तरह से हर काली चीज़ से वो डरने लग गया है। और जब कोई वस्तु का कोई विशेष गुण, जो हर चीज़, कोई सी भी चीज़ है उसमें दिखे वो, और उससे वो साथियों डरने लग जाए या फिर कोई अन्य अनुबंधन उससे हो जाए, तो उस वस्तु को, मतलब फिर उसको हम उद्दीपक सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं। मतलब सभी जो चीज़ें हैं, जैसे काले रंग की है या कोई आवाज़ भी हो सकती है, जैसे घंटी, जैसे घंटी की आवाज़ है तो घंटी की आवाज़ कहीं से भी आए और वो नमस्कार करने लग जाए, उसको ऐसा लगे कि घंटी मतलब ईश्वर, तो फिर वो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण कहेंगे। सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछ रहा है? आप सभी को पता होगा कि स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए स्टडी विद पीएन लोधा। बिल्कुल आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना है साथियों, क्योंकि ऐप पर रीट मेंस के लिए बहुत ही शानदार तरीके से 149 में एग्ज़ाम तक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 149 में रेगुलर वहाँ पर टेस्ट आपके हो रहे हैं साथियों।
कमेंट बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उन सभी की PDF आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। पांचवा प्रश्न है, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से या इनमें से सभी से। तो देखो, सीखना जिसको हम अधिगम, नॉर्मली हम अधिगम शब्द का प्रयोग करते हैं, या आप इसको सीखना, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है लर्निंग। क्या कहा जाता है? इसको लर्निंग कहा जाता है। तो भाई जो लर्निंग होती है ये हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन तो लाता है, लेकिन साथियों किससे आता है ये स्थायी परिवर्तन? अभ्यास से। अभ्यास के माध्यम से हम बिल्कुल सीखते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। सुना होगा कि अभ्यास से कठिन चीज़ को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम सीख सकते हैं, अनुभव से भी हम चीज़ों को सीखते हैं। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपका सही है। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, चाहे वो अभ्यास से हो, प्रशिक्षण से हो या अनुभव से हो। तो फिर सीखना क्या नहीं है? जैसे नशा आने पर व्यक्ति अगर व्यवहार में परिवर्तन करता है तो वो सीखना नहीं है। नशा है, कोई सी भी दवाई वगैरह ले ली उसने, थकान वगैरह, नींद वगैरह, इनसे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको आप सीखना नहीं कह सकते हो। विकल्प 4 आपके 5वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अनुबंधन के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अनुबंधन के लिए या आकस्मिक अनुबंधन के लिए। तो भाई देखो, नाम ही क्या है, स्किनर बॉक्स, तो बनाया भी किसने होगा? स्किनर ने बनाया होगा। ठीक है, बनाया भी किसने होगा? स्किनर ने। अब स्किनर ने अगर स्किनर बॉक्स बनाया होगा तो क्यों बनाया होगा? खुद के सिद्धांत के लिए बनाया होगा ना। तो कौन सा सिद्धांत दिया था स्किनर ने? क्रिया प्रसूत दिया था। मतलब सीधी सी बात है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए किया जाता है। विकल्प 2 आपके 6ठे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 7 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, पुनर्बलन का परिणाम है, संज्ञानात्मक संकार्य है और अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। तो देखो, जैसे ही कोहलर का नाम आता है, कोहलर किस में आता है साथियों? गेस्टाल्टवादियों में आता है। किन में आता है? गेस्टाल्टवादियों में कोहलर आता है। अब गेस्टाल्टवादियों में अगर ये आ रहा है तो गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इनसाइड थ्योरी। क्या कहा जाता है इसको? इनसाइड थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि व्यक्ति अचानक से किसी भी समस्या का समाधान कर लेता है, अचानक से उसके माइंड में कोई सोल्यूशन आता है और व्यक्ति उस चीज़ को सीख जाता है। तो ये क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है? अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर 4 आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और रेगुलरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी साथियों। पिछले 2 दिनों से जो क्लासेज आ रही थी उनमें कुछ मतलब रेगुलरिटी में डिस्टर्बेंस हुआ था, क्योंकि अभी दशहरा भी था और एक दिन का मुझे टाइम नहीं मिला, तो 2 दिन से क्लासें नहीं आ पाई थी। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, लेकिन आपको रेगुलर क्लासेज मिलेगी, इस बात की तो गारंटी है। कभी कभी हो जाता है महीने में एक आध बार, लेकिन आप यूँ मत सोचा करो कि सर रेगुलर क्लासेज तो डालते ही नहीं हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास व भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम। साथियों, प्रश्न संख्या 8 में थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो किस नाम से जाना जाता है? तो भाई थॉर्नडाइक के सिद्धांत को स्थान अधिगम तो नहीं कहते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम भी नहीं कहते हैं, सिग्नल लर्निंग या अधिगम के प्रयास व भूल। तो साथियों, दिए गए जो प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 2, अधिगम के प्रयास व भूल। क्योंकि प्रयत्न व त्रुटि का, प्रयास या भूल का, ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। तो सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, कमेंट करके जाना कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखो, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तो देखो, प्रभाव का नियम जिसको हम परिणाम का नियम भी कहते हैं, प्रभाव के नियम को हम परिणाम का नियम भी कहते हैं। अभ्यास का नियम जिसको हम श्रम का नियम भी कहते हैं, और तत्परता का नियम जिसको हम तैयारी का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। साथियों, ये तीनों ही थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में सम्मिलित है। क्योंकि प्राथमिक नियम कितने थे? 3,
और गौण नियम कितने थे? 5। तो ये साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम गौण नियमों में आता है, ये प्राथमिक में नहीं आता है ये। इसी वजह से आपके प्रश्न 9 में प्रथम विकल्प का बिल्कुल जो प्रथम विकल्प है ये प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन और प्रेरणा। देखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पहली चीज तो ये दिया किसने है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है साथियों, पावलोव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा। इस सिद्धांत को आप सहज अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हो, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हो, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हो। और ये जो सिद्धांत है साथियों, ये किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यक्ति के व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यक्ति के व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 10 का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्हाधिगम। तो भाई देखो, जो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है किसने दिया था? स्किनर ने दिया था ये सिद्धांत, ठीक है। चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया और इनके सिद्धांत को आप नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। इसको हम साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं साथियों। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कह दो, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कह दो, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कह दो, ये सभी एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, उपनाम जिसको आप कह सकते हो। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर है। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। बढ़ेंगे साथियों 12वें प्रश्न की ओर। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि नहीं है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। टाइपिंग मिस्टेक। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो जो विकल्प आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये अधिगम की विशेषता इन विकल्पों में से इस विकल्प में अधिगम की विशेषता नहीं दे रखी है, तो उसका आपको प्रश्न संख्या 12 में चयन करना है। देखो, अगर हम बात करें तो लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया बिल्कुल है, लक्ष्य की ओर उन्मुख, क्योंकि हम कभी भी जब अधिगम करते हैं तो उसका एक लक्ष्य भी होता है। प्राणी की वृद्धि को आप अधिगम नहीं कह सकते। कोई बड़ा हो रहा है तो ये कोई सीखना थोड़ी है, वो तो ग्रोथ हो रही है, उसकी वृद्धि है वो तो ये भी सही बात है, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है, ये भी सही है। लेकिन पहला विकल्प कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हो, तो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते हो साथियों, आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हो। विकल्प 1 आपके प्रश्न 12 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो युग्म सही नहीं है उसका चयन 13वें प्रश्न में करना है। तो देखो, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो जो युग्म सही नहीं है, देखो जो सीखने के सिद्धांत है, बाल विकास के सिद्धांत है, वहाँ से मैंने इस टेस्ट में प्रश्न डाले और 100% यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं साथियों। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए, ठीक है। 13वें प्रश्न में अगर हम बात करें कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो चौथा युग्म सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया है। समग्र का सिद्धांत है ये तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। गेस्टाल्टवादी सभी जानते हो, वर्दीमर है, कोपका है, कोलर है, तो ये आपके फिर सही युग्म नहीं है। बाकी क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का प्राचीन अनुबंधन वाला है, क्रियाप्रसूत स्किनर का है, उद्दीपक अनुक्रिया जिसको हम प्रयास, त्रुटि, प्रयत्न, भूल इन नामों से भी जानते हैं, तो ये तीनों तो सही है चौथे विकल्प को छोड़कर। इसी वजह से आपके देखो, हल ने तो कौन सा सिद्धांत दिया? अधिगम का विधिक सिद्धांत दिया इन्होंने तो इस वजह से आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके 14वां प्रश्न, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। देखो, अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना किसी एक निश्चित जगह पे। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, टेस्ट अटेंड कर रहे हो, ये साइकोलॉजी के प्रश्नों को हल कर रहे हो, ध्यान तो कहीं और जा रहा है। लेकिन अगर ध्यान सारा यही है तो मतलब आपका अवधान केंद्रण यहीं पर हो रहा है साथियों। तो यहाँ तो प्रश्न अलग ही पूछ रहा है। स्मृति भी इसको नहीं कहेंगे, वक्र या पठार, तो साथियों ऐसी स्थिति को हम कहेंगे सीखने का पठार। क्या कहेंगे इसको? सीखने का पठार कहेंगे। सीखने की वह अवधि
जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो तो उसी को सीखने का पठार कहा जाता है साथियों। विकल्प 2 सही है आपके प्रश्न 14 में। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। देखो सीखने का वक्र अलग है, वक्र ये बता रहा है कि उन्नति होती है, नहीं होती है, स्थिर है, ये चीज़ वक्र बताता है। लेकिन ये तो कह रहा है कोई वृद्धि नहीं है, उन्नति नहीं है, तो फिर उसको हम सीखने में पठार के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सेकंड विकल्प सही है, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल, थॉर्नडाइक, हेग, तई और स्किनर। तो देखो ये तो ऊपर भी हमने देख चुके हैं कि भाई हमने देख लिया इस चीज़ को। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? BF स्किनर ने दिया है। तो इस प्रश्न को जल्दी स्किप करते हैं क्योंकि इस प्रश्न को किया हुआ है। फोर्थ विकल्प सही है साथियों। 15वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो देखो कोहलर है, कोहलर का नाम हम किस में पढ़ते हैं? गेस्टाल्टवादियों में। ऊपर के प्रश्नों में हमने ये चीज़ देख ली थी। गेस्टाल्टवादियों ने जो सीखने का सिद्धांत दिया है साथियों, कौन सा है? अधिगम का, जो आपके अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, इनसाइड थ्योरी, ये गेस्टाल्टवादियों ने दिए। तो ये किसका सिद्धांत है? ये अधिगम का। इसमें इन्होंने यही तो बताया है कि आदमी सीखता कैसे है, प्राणी सीखता कैसे, इस सिद्धांत में यही तो बताया। मतलब ये सिद्धांत किससे संबंधित, किसका है? अधिगम का। तो फिर कोहलर भी किससे संबंधित हुए? अधिगम से संबंधित हुए। फोर्थ विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखेंगे, अधिगमकर्ता को दिए जाने वाले उद्दीपक का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, अधिगम का विधिक सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो अधिगमकर्ता मतलब जो होता है सीखने वाला। कौन होता है? सीखने वाला। तो उसको यदि हम कोई उद्दीपक दे रहे हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्पष्ट, जो भी दो बिल्कुल स्पष्ट। तो साथियों इस वाक्य का समर्थन कौन सा सिद्धांत करता है? जैसे आपने कोई परीक्षा आप आयोजित करवाने वाले हो स्कूल में, या कोई प्रतियोगिता आयोजित करवाने वाले हो, ठीक है, आपके विद्यालय में कोई प्रतियोगिता आप आयोजित करवाने वाले हो। आपने बच्चों से बोल दिया कि जो भी इसमें फर्स्ट आएगा उसको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो ये क्या है? उद्दीपक आप दे रहे हो, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा है? 1000 फिक्स है। अगर आप कहोगे कि आपको कुछ इनाम मिलेगा, अब आपको पता ही नहीं क्या मिलेगा, उन्होंने बोल दिया कि ले बेटा ये 2 रुपये का पेन ले, तो मतलब दोनों चीज़ों में बहुत अंतर हुआ ना। तो साथियों इस प्रकार जो सिद्धांत बताता है वो आता है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत, जो प्रथम विकल्प में दे रखा है। ये बताता है कि अधिगम का जो अधिगम के लिए जो उद्दीपक हम देते हैं साथियों अधिगमकर्ता को, तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, छुपा हुआ उसका स्वरूप नहीं होना चाहिए। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न क्या है? मैस्लो के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल है शारीरिक आत्मसम्मान और प्रेम की आवश्यकता, आत्मगौरव, शारीरिक और प्रेम की आवश्यकता, शारीरिक सुरक्षा और प्रेम की आवश्यकता, और शारीरिक सम्मान और आत्मगौरव की आवश्यकता। तो देखो मैस्लो ने अपने सिद्धांत में जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, भाई इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया साथियों। 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकता बताई, फिर सुरक्षा की आवश्यकता बताई, फिर प्रेम की आवश्यकता बताई, फिर मान सम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान की आवश्यकता बताई, और सबसे अंत में आत्मगौरव की। तो जो शुरू की जो 3 आवश्यकता है इसको मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में शामिल किया है। देखो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता आएगी, तो ये गलत, ये। उसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता आएगी, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ये सुरक्षा की। और फिर प्रेम की आवश्यकता। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। देखो 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? मूल प्रत्ययों का जनक किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और जेबी वाटसन। तो भाई मूल प्रत्ययों का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स सल्ली को गलत, जेबी वाटसन नहीं, विलियम जेम्स नहीं, बल्कि साथियों मूल प्रत्ययों का जनक किसको कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को ही मूल प्रत्ययों का जनक कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर होगा। देखो विलियम जेम्स तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक है, ये तो विकल्प 1 ही सही है, कोई डाउट नहीं है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 20वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता की कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे अनुक्रिया होती है। यह कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है? एसआर थ्योरी,
आरएस थ्योरी, इनसाइड थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो थ्योरी का मतलब सिद्धांत से लिया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है, मतलब उद्दीपक से कुछ नहीं होता है, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स में तो उद्दीपक से सब कुछ होता है, तो ये गलत हुआ फिर। बल्कि कोई भी जो अनुक्रिया है बाद में जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे होती है, तो ये इनसाइड थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी नहीं है, बल्कि आरएस रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। पहले अनुक्रिया की जाएगी फिर पुनर्बलन दिया जाएगा, तो ये आपके आरएस थ्योरी कहलाएगी। विकल्प 2 आपके प्रश्न 20 का सही आंसर है। 21वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्राचीन अनुबंधन के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 या 4? देखो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का है और पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में प्राचीन अनुबंधन के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4th विकल्प आपके 21 का बिल्कुल सही आंसर है। देखो प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बिल्कुल डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम लगता है, रैंक आपको दिख जाती है, सॉल्यूशन हैंड टू हैंड आपको मिल जाता है साथियों। देखो व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन भी वहाँ पर आता है। कोई भी टेस्ट अटेंड किया तुरंत व्यू सॉल्यूशन देखो, कौन सा आपने गलत किया कौन सा सही किया। अब बहुत सारे बच्चे जिनको व्यू सॉल्यूशन देखना ही नहीं आता, वहाँ चेक करो यार अच्छे से, क्योंकि वहाँ का आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। और बहुत से बच्चे जो ऐप पर ब्लॉक होते हैं ना, वो तो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इस कारण से ऐप ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर देता है। हालांकि मैं हर 1 घंटे में देखता रहता हूँ कि कितने लोगों को ब्लॉक कर रखा है, तो एक दो ब्लॉक हर घंटे में मिलते हैं मुझे, उनको मैं तुरंत आपको अनब्लॉक भी कर देता हूँ, तो ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है ये। लेकिन बचना चाहिए स्क्रीनशॉट लेने से और वीडियो रिकॉर्डिंग करने से। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 22। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ या भोजन का कुत्ते के साथ। देखो अनुबंधन किसके मध्य होता है, ऐसा आपसे प्रश्न संख्या 22 में पूछ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो भोजन देते हैं। क्या करते हैं? भोजन देते हैं। भोजन के बाद में धीरे धीरे घंटी बजाने के कारण ही कुत्ते के मुंह में लार का आना हो जाता है, ऐसा इस सिद्धांत में होता है। तो मतलब भोजन के स्थान पर क्या बजा रहे? घंटी। तो अनुबंधन भी किसके मध्य होगा? भोजन का घंटी के साथ साथियों, ठीक है। यहाँ पर घंटी का भोजन के साथ, बिल्कुल तीसरा विकल्प याद दे रखा है, तो घंटी का भोजन के साथ अनुबंधन होगा। 3rd विकल्प 22 का सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ेंगे। आपके 23वां प्रश्न है। बालक को स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह जो उदाहरण है थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या कोई नहीं? तो कोई नहीं को वापिस हटा दीजिए। जो थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 प्रमुख नियम दिए हैं, 3 प्राथमिक नियम जो दिए हैं, ये तीनों ही नियम यहाँ लिखा रहे साथियों। उदाहरण कह रहा है कि आप स्कूल भेज सकते हो लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप उठा के ले नहीं जा रहा है, उठा के वहाँ पटके आया स्कूल में, ऐसी स्थिति में बालक का मन वहाँ लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो साथियों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार नहीं है। तो बिल्कुल ये तत्परता का नियम कहलाएगा। विकल्प आपके एक सही है 23 में। मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया तो करवा सकते हो बाध्य करके, लेकिन आप सिखा नहीं सकते, इस चीज़ को आप सभी जानते हो। चलिए 24 की ओर बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 है। अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश देना चाहिए। यह कथन किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? देखो क्या कह रहा है ये? अधिक से अधिक बार दोहराना मतलब अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब कौन सा नियम? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको आप श्रम का नियम भी कहते हो। तो फिर आपके यहाँ कौन से विकल्प में दे रखा है? प्रथम विकल्प में। यह अभ्यास का नियम कहलाएगा साथियों। 24 में प्रथम विकल्प सही है। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। चलिए अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो RT 2009 वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई नहीं को तो आप हटा दीजिए। देखो जो RT 2009 है, जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी है तो वहाँ पर भी ये लागू हो चुकी है। तो वर्तमान में तो फिर पूरे भारत में लागू है ये। तो इसी वजह से आपके जो प्रथम विकल्प है ये 25 का बिल्कुल सही आंसर है। कंप्लीट होता है साथियों आज का ये साइकोलॉजी का टेस्ट। कैसा लगा कमेंट करके जाए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।